प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 1 में आए हुए प्रश्नों को बताऊंगा। देखिए, प्रश्न संख्या 1 में क्या है कि कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने आप लोगों को ये बताया था कि द्विघात जो समीकरण होते हैं उन द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, जिसमें से पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा है सूत्र विधि। तो हम लोग 4.2 प्रश्नावली में गुणनखंड विधि से समीकरणों के मूल ज्ञात करना सीख चुके हैं। तो आज हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से दिए गए द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना सीखेंगे। लेकिन इसमें एक और शर्त लगा दी है प्रश्न में कि यदि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, अर्थात जिस द्विघात समीकरण का हम मूल ज्ञात करने चल रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, तो उसका मूल आप तभी ज्ञात करिए जब उस समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तब। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो समीकरण दिया है द्विघात, क्या इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। चूंकि अगर मूलों का अस्तित्व अगर होगा तभी हम इसका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसका मूल ज्ञात करेंगे, और अगर अस्तित्व नहीं होगा तो फिर हम ज्ञात नहीं करेंगे। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये समीकरण द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व क्या होता है। देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान, किस चीज़ का मान, विविक्तकर का मान, जिसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अर्थात डी का मान, यदि डी का मान 0 या कोई धनात्मक संख्या हो यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान 0 या धनात्मक संख्या हो तो आपको यह समझना चाहिए कि उस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। और यदि डी का मान, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विविक्तकर हिंदी में कहते हैं, यदि उसका मान 0 या धनात्मक संख्या नहीं होगी तो उस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये विविक्तकर क्या है। तो देखिए, राशि b² - 4ac = 0 को द्विघात समीकरण का विविक्तकर कहा जाता है। तो अगर किसी द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, इस बात का अगर पता लगाना हो तो पहले उस द्विघात समीकरण का विविक्तकर ज्ञात कर लेना चाहिए। तो विविक्तकर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, हम पहला वाला आपको बता रहे हैं। तो विविक्तकर ज्ञात करने का सूत्र होता है d = b² - 4ac। अगर इस सूत्र पर d का मान 0 आ गया तब तो इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं। 0 आएगा या कोई धनात्मक संख्या आएगी तब तो समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं। तो देखिए, d देखो b की वैल्यू का मतलब हुआ कि x का जो गुणांक है, तो x का गुणांक -7 है, तो -7 का वर्ग -4 गुणे a का मतलब जो x² का गुणांक हो, अर्थात 2 गुणे c का मतलब कितना, 3। तो d इक्वल क्या बनेगा, -7 का वर्ग 49
माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो 4 दूनी 8 त्रिक 24, अर्थात डी का मान हो गया ये 25। तो ये डी का मान कितना आ गया 25। अब मैंने कहा कि अगर डी का मान 0 आवे या कोई धनात्मक संख्या आवे तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि उस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व बन रहा है। तो हम यहां लिखेंगे कि चूंकि डी का मान धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, इसलिए समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब अगर प्रश्न की शर्त है कि यदि समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें अर्थात मूलों को ज्ञात करने की बात कही जा रही है, लेकिन किस विधि से? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो अब हम दिए गए द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लिखते हैं, अब 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अब देखो, किसी द्विघात बहुपद को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उस द्विघात बहुपद में कुछ जोड़ना और घटाना पड़ता है, तब वो द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो जैसे ये हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 है, अब इसमें हम क्या जोड़ दें और क्या घटा दें कि उसके जोड़ने या घटाने से ये बहुपद जो है ये पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि ऐसा बहुपद जो a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर का विस्तारित रूप हो, वही पूर्ण वर्ग बहुपद कहलाता है। तो देखिए, चूंकि अभी जो ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 = 0 है, अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के विस्तारित रूप पर ये नहीं व्यक्त हुआ है, तो इसको हमें इस रूप में व्यक्त करना है। तो इस रूप में व्यक्त करने के लिए आपको कुछ जोड़ना और घटाना पड़ेगा। तो क्या जोड़ना पड़ता है या क्या घटाना पड़ता है, इसके लिए आपको थोड़ा रफ कार्य करके समझना होगा। देखिए, जब किसी बहुपद को, द्विघात बहुपद को यदि पूर्ण वर्ग बनाना हो तो सबसे पहले जो यक्स वाला पद रहे उसको रफली आपको कहीं उतार लेना है। जैसे -7 हमने -7x को उतार लिया, उतारने के बाद उसका आधा आपको कर देना है, यानी बटे में 2 लिख देना है। फिर आपको गुणा का चिन्ह लगाकर 2 के सामने जो पहला पद 2x स्क्वायर हो उसका पूरा आप वर्गमूल निकाल लीजिए। तो जब हम 2x स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा √2 × x, √2 × x। इतना करने के बाद आपको होल स्क्वायर करना है। तो आप देखो, x से x आपका कट जाएगा। तब आप -7 का जब वर्ग करेंगे तो आपको 49 आप प्राप्त होगा, और बटा जब इनका वर्ग करोगे तो ये 4 आएगा और इससे 2 ही आएगा, तो 4 दूनी 8, यानी 49/8। तो इस बहुपद को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 49/8 आपको जोड़ना और घटाना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 49/8 जोड़ने एवं घटाने पर, जोड़ने एवं क्या भैया, घटाने पर। तो जब इसमें हम 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस, अब थोड़ा से आपको यहां पर ध्यान ये देना है कि जो बात जोड़नी है या घटानी है उसको किस क्रम पर जोड़ा जाए या घटाया जाए। तो ध्यान दीजिए, पहले आप x स्क्वायर वाले पद को और x वाले पद को ज्यों का त्यों आप चिन्ह सही उतार लेंगे। फिर जोड़ने का काम आप तीसरे नंबर पर करेंगे। क्या जोड़ना आपको है? 49/8 आपको जोड़ना है, तो 49/8 आप जोड़ दीजिए। अब घटाते समय आपको थोड़ा से ध्यान यह देना है कि जो आपने अपने प्रश्न का जो तीसरा पद आपने छोड़ रखा है x स्क्वायर और x के अतिरिक्त, पहले आप उसको नोट कर लेंगे, तब -49/8 लिखकर बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। इतना काम यदि आप लोग कर लेंगे तो आपके लिए प्रश्न आसान हो जाएगा। अब यहां पर यह देखने की बात है
कि जो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद है, इन तीनों पदों को ज्यों का त्यों आपको नोट कर लेना है। अर्थात 2x² माइनस 7x प्लस 49/8 तक आपको ज्यों का त्यों नोट कर लेना है। इसके बाद आपको जो ये 3 है और माइनस 49/8 है, इसका सरलीकरण करना है। तो ये 8 त्रिक 24 माइनस 49/8 बनेगा। तो जब 49 में से 24 घटेगा, तो चूंकि 49 में से घटेगा तो 49 का चिन्ह माइनस में है, तो इसलिए माइनस में उत्तर बचेगा। तो माइनस बचेगा 25/8 बराबर क्या भैया, 0। इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो आपके प्रश्न में 1 2 3 4 पद आपके पास हो जाएंगे। और जब 4 पद बन जाए तो यदि आप देखो तो आपके दिए गए प्रश्न में और मेरे द्वारा लिखे गए प्रश्न में अब कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सी उसका रूप जो है बढ़ा दिया गया है, बाकी प्रश्न में कोई फर्क नहीं है। अगर प्रश्न है 2x² तो यहां भी देखो 2x² है। अगर यहां -7x है तो यहां भी -7x है। और अगर यहां +3 है तो इसी +3 को थोड़ा से परिवर्तित करके लिख दिया गया है, लेकिन उसके मान में परिवर्तन नहीं हुआ है। क्योंकि आप जानते हो जैसे इसका दोनों का हर 8 बराबर है, तो अंशों को आप घटा सकते हैं। तो 49 में से अगर आप 25 घटाएंगे तो 24 आएगा। और जब 24 बटा अगर आप 8 करेंगे तो 8 त्रिक 24। तो कुल मिलाकर 3 को लिखने की ये नई स्टाइल है, नए तरीके से इसको केवल लिखा गया है और वो भी अपना काम बनाने के लिए ऐसा किया गया है। तो इतना जब आप कर लोगे तो इस प्रश्न में और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम इसको हल कर रहे हैं। अब आप देखिए, 2 बातों का आपको ध्यान रखना है कि जब 1 2 3 4 माने जोड़ने घटाने के बाद जब आप 4 पद प्राप्त कर लोगे तो निश्चित रूप से 2 सूत्र आपको याद होने चाहिए। पहला सूत्र a+b² या a-b² और दूसरा सूत्र होता है a² - b²। इसी 2 फार्मूले पर प्रश्न पूरा हल होगा। तो देखिए, जो प्रारंभ के 3 पद होंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसमें निश्चित रूप से a+b² या a-b² बनेगा 100%। तो चाहे आप देख लें पहले, दूसरे और तीसरे पद में a-b² बनता होगा या तो a+b² बनेगा। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि a+b² बन रहा है कि a-b² बन रहा है। तो अगर प्रथम के तीनों पद, शुरुआत के अगर तीनों पद धन चिन्ह में लिखे हुए हैं तो जानो कि a+b² यहां पर बन जाएगा। और अगर उस प्रथम 3 में से अगर कोई एक माइनस में है तो जानो कि a-b² बनेगा। तो देख लीजिए, 1 2 3 प्रारंभ के 3 पदों में बीच वाला पद माइनस चिन्ह में है, अतः ये a-b² बन जाएगा। चूंकि देखिए ये a² है, ये b² है और ये 2ab के रूप में लिखा है। तो हम आपको दर्शा भी दे रहे हैं। a² का मतलब पहले इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, यानी √2 × x का होल स्क्वायर। ठीक, चूंकि 2 का वर्गमूल क्या होता है, √2। 2 का पूरा वर्गमूल तो निकल नहीं पाएगा, या हम 2 का वर्गमूल 1.414 के रूप में यहां लिख नहीं सकते, तो इसलिए रूट में हमको लिखना है। तो √2 × x² का वर्गमूल x का होल स्क्वायर प्लस भैया 49 का निकालेंगे तो 7 आएगा और 8 का वर्गमूल होता है 2√2। कैसे? जैसे हम 8 का खंड करेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2। तो वर्गमूल का मतलब जिसका जोड़ा बने उसको एक बार लीजिए, जिसका जोड़ा ना बने उसको करनी में कर दो। तो जैसे यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर हो जाएगा, और इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो अंडर रूट में इसको लिख दीजिए। तो 8 का वर्गमूल हो गया 2√2। तो इसी तरह से हमने इसको लिखकर क्या कर दिया, होल स्क्वायर। अब देखो ये a² का काम कर रहा है और ये b² का। तो अबे हमको ये चेक कर लेना है क्या ये जो बीच में लिखा है क्या ये 2ab के बराबर है। अगर होगा तो मानकर चलिए कि प्रथम 3 पद में a-b² फिक्स है। तो यहां ये बन जाएगा -2 × 2ab सूत्र में है 2 × कितना, √2 × x कितना 7/2√2 बराबर हम माइनस ये 25/8 भी हम उतारते चलेंगे बराबर 0। चूंकि भी कार्य हमको प्रारंभ के 3 पदों में ही करना है।
तो आप चाहे देख लीजिए कि ये जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन से 7x ही प्राप्त होगा। कैसे? चूंकि देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, √2 से ये √2 कट जाएगा, तो केवल 7 और x ही आपको प्राप्त होंगे। तो अर्थात बीच वाला पद 2ab के बराबर है। तो किस 2ab के बराबर है? -2ab के बराबर है। अतः ये क्या बन गया? a - b का होल स्क्वायर। अब इसको हम a स्क्वायर की संज्ञा देंगे, इसको +b स्क्वायर की संज्ञा देंगे और इसको -2ab की संज्ञा देंगे। तो a स्क्वायर +b स्क्वायर -2ab किसका सूत्र है? a - b का होल स्क्वायर। तो हम a के रूप में क्या लिखेंगे? √2 × x माइनस b के रूप में क्या लिखेंगे? 7/2√2 का होल स्क्वायर। चूंकि a - b का होल स्क्वायर होता है ना, फिर माइनस करके बेटा 25/8 बराबर क्या? 0। जब इतना कार्य आप कर लोगे तो जहां आपके पास 1 2 3 4 पद थे, वहां आपके पास अगर देखा जाए तो अब केवल मात्र 2 पद बचे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि दोनों पद पूर्ण वर्ग हैं। दोनों पद क्या हैं? पूर्ण वर्ग हैं। चूंकि अगर किसी पद का अगर होल स्क्वायर लिखा है तो उसको पूर्ण वर्ग समझना है, तो इसको भी हम पूर्ण वर्ग बना लेंगे। अंश और हर का वर्गमूल निकालकर होल स्क्वायर कर देंगे तो ये भी पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाएगा। तो एक दोहा है कि 2 वर्गों के बीच में ऋण चिन्ह लग दीख, दोनों के वर्गमूल को जोड़ घटा कर लिख। तो यहां देखिए 2 पूर्ण वर्ग पद हैं, 25/8 भी पूर्ण वर्ग पद है और ये पूर्ण वर्ग पद ही है और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहां पर हम इस दोहे का प्रयोग करते हुए, या हम ऐसा कहें अगर ना याद कर सको तो इसको हम पूरे को a स्क्वायर पढ़ेंगे, इसको b स्क्वायर पढ़ेंगे। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a + b × a - b। इसी को दोहे में कह दिया गया कि 2 वर्गों के बीच में ऋण चिन्ह लग दीख, दोनों के वर्गमूल को जोड़ घटा कर लिख। तो यहां पर यह समझने की बात है कि जैसे मैंने इसका होल स्क्वायर कर लिया वैसे इसका भी होल स्क्वायर कर लीजिए तो ये भी पूर्ण वर्ग हो जाए। तो √2 × x - 7/√2 का होल स्क्वायर माइनस 25 का वर्गमूल 5/8 का वर्गमूल अभी हम आपको बताए थे 2√2 का होल स्क्वायर बराबर कितना? 0। अब देखिए दोनों पूर्ण वर्ग पद हो गए और दोनों के बीच में माइनस चिन्ह लगा है, तो उसी दोहे का प्रयोग करके एक बार जोड़कर लिख दीजिए, एक बार घटा कर लिख दीजिए। तो देखिए √2 × x - 7/2√2 प्लस करके 5/2√2 मैंने जोड़ कर लिख दिया। अब घटा कर लिखेंगे √2 × x - 7/2√2 माइनस 5/2√2 बराबर क्या? 0। अब दोनों ब्रैकेट्स में आए हुए पदों का हम सरलीकरण कायदे से कर लेंगे। तो देखिए √2 × x, अब देखिए ये वाला पद और ये वाला पद सजाती पद है और दोनों भिन्न के रूप में है और दोनों का हर समान है। तो जब हर समान रहता है तो जोड़ या घटाने में अंशों का जोड़ या घटाना होता है। तो चूंकि एक पद यहाँ पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, इसलिए ये आपस में घटेंगे। अब 7 में से घटेगा तो कितना बचेगा? -2 के बटा में 2√2 एक कोष्टक में आ गया। फिर इनटू करके अब इसी तरह अगले वाले में कर लीजिए। तो √2 × x, अब देखिए दोनों के हर यहाँ समान हैं 2√2 और दोनों में माइनस का चिन्ह लगा, अर्थात ये भिन्नों का घटाना है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। चूंकि समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं तो 7 5 12 हो जाएगा। तो -12/2√2 बराबर 0। ठीक। अब आपको करना क्या है कि इस भी ब्रैकेट्स की तुलना 0 से और इस भी ब्रैकेट्स में लिखे गए पदों की तुलना 0 से करने पर x की वैल्यू आ जाएगी और जो x की वैल्यू आएगी वही तो मूल कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? मूल। मूल माने होता है मान, वैल्यू, जिसको अंग्रेजी के शब्दों में बोलते हैं। हाँ, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि √2 × x - 2/2√2 बराबर कितना? 0। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। तो √2 × x बराबर 2/2√2। यहां देखिए ये माइनस में था, पक्षांतर करने पर पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, इसलिए इसका चिन्ह बदल गया। अब यहां ध्यान देने बात है कि हमें x बराबर चाहिए। तो x बराबर 2/2√2, ये √2 यहाँ बटे में आ जाएगा, चूंकि जो चीज़ यहाँ गुणे में है पक्षांतर करने पर भाग में होगी। तो यहाँ x बराबर आएगा बेटा, ये 2 से आपका 2 कटेगा तो यहाँ 1 आएगा। तो 1 बटे, ध्यान देने की बात है, कभी कभी लोग
भ्रमित हो जाते हैं, काटने पर 1 लिखते नहीं, लेकिन लिखना चाहिए। और √2 का जब √2 से गुणा करेंगे आप, तो आपका गुणा केवल 2 आएगा बेटा। चूंकि जब √2 का √2 से गुणा करेंगे तो रूट के अंदर 4 आ जाएगा। तो √4 का मतलब ये हुआ कि 4 का हमको रूट निकालना है। रूट माने मूल, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। इसीलिए √2 का √2 से गुणा 2 होता है। तो x की वैल्यू आ गई 1/2, अर्थात इस दिए गए समीकरण का एक मान 1/2 आ गया। इसी तरह दूसरे वाले ब्रैकेट्स की भी हम तुलना कर देते हैं। तो √2 × x माइनस 12/2√2 बराबर कितना? 0 हम लिखेंगे। तो √2 × x बराबर कितना? 12/2√2। तो हमें x बराबर चाहिए, तो x बराबर 12/2√2। ये √2 गुणा में है, यहां आकर भाग में बनेगा। तो ये बनेगा x बराबर कितना? 12 अब देखिए √2 का √2 से गुणा हम पहले ही आपको बता दिए कि 2 आता है, और 2 का गुणा जब 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो 4 तिहाई 12। तो x बराबर कितना आ गया? 3। तो अर्थात ये जो समीकरण का दूसरा मूल आ गया, ये बेटा क्या आ गया? 3 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां पर देखिए लिख सकते हैं, इसलिए x के जो मान आ गए या मूल आ गया, वो आ गया 1/2 कामा कितना? 3। तो समीकरणों, द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हमारे पाठ्यक्रम में बताई गई हैं। पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि। तो हमने पिछले 2-3 वीडियो में आप लोगों को गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना बताया था। तो आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण का मूल ज्ञात करना बता दिया। शेष इस प्रश्न संख्या 1 में 3-4 प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को भी आप इसी नियम कानून पर हल कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी अगली वीडियो में जो प्रश्न संख्या 1 के 2, 3, 4 नंबर के प्रश्न छूट जा रहे हैं, इनको हम अगली वीडियो में बताएंगे। चूंकि ये विधि हो सकता है कि भी आपके समझ में कम आवे, लेकिन अगर आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो वह समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम अगली वीडियो में इसको पुनः बताएंगे, आगे के प्रश्नों को इसी विधि से चूंकि हल करना है, तो एक बार और हम बता देंगे नियम कानून। तो यहाँ पर ध्यान ये देने योग्य बात है कि जैसे हमारे x का उत्तर 1/2 और 3 आ गया। अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उनका आंसर तो पेपर में रहता नहीं। क्या पता कि हम जो सवाल लगाए हैं परीक्षा में वो सही है या गलत है। कोई भी प्रश्न हो A to Z, तो हर प्रश्नों के उत्तर की अपनी एक जांच भी होती है। जैसे हमारे समीकरण का मूल आ गया 1/2 और 3। अब क्या पता कि ये सही है, तो इसके लिए आप जांच कर सकते हैं। जो ये समीकरण दिया है, इस समीकरण में x की वैल्यू यदि 1/2 रखकर देखें, तो जैसे समीकरण के बराबर में शून्य है, वैसे इस पक्ष में भी अगर शून्य हो जाए तो आप मान कर चलिए कि ये सही है, अन्यथा क्या है? गलत। तो आइए हम इसको चेक भी करके आपको दिखा देते हैं। जैसे 2x² - 7x + 3। अब जैसे x की पहली वैल्यू 1/2 ही आ गई। अगर हम चेक करना चाहें तो 2 गुणे x की वैल्यू कितना आई है? 1/2। तो हम 1/2 का चूंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसे हम होल स्क्वायर पढ़ते हैं। देखिए स्क्वायर और होल स्क्वायर में अंतर है। होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि अंश और हर दोनों का वर्ग होगा, और स्क्वायर का मतलब केवल अंश का वर्ग होता है। यहाँ तो -7 गुणते x की वैल्यू 1/2 + 3 बेटा। अब यहाँ ध्यान ये देने वाली बात है कि 2 गुणते 1/2 का जब वर्ग करेंगे तो 1/4 आएगा, माइनस ये आएगा 7/2 प्लस कितना? 3। तो ये 2 दूनी 4, तो 1/2 - 7/2 प्लस कितना? 3। 3 के बटा में क्या लिखेंगे? 1। अब देखिए 2, 2, 1 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। अब देखिए 2 एकन्नम 2, तो 1 एकन्नम 1 माइनस, अब देखिए 2 एकन्नम 2, तो 1 सत्ते 7, फिर प्लस करके 1 दुक्के 2, 2 तिहाई 6। अब आप देखिए इसमें 6 और 1 धन चिन्ह में है तो +7 होगा, फिर माइनस कितना? 7, और अपान में कितना बेटा? 2। तो जब 7 में 7 आप घटाएंगे तो आपको 0 मिलेगा और बटा 2। तो 0/2 का मतलब क्या होता है? 0 ही होता है। तो अर्थात अगर समीकरण में बराबर 0 था
तो x की वैल्यू 1/2 रखने पर इस समीकरण का मान शून्य हुआ कि नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि मेरे द्वारा ज्ञात किया गया उत्तर 100% सही है। इसी तरह आप 3 भी रखकर जांच कर सकते हैं। और किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल आ कितने सकते हैं? 2। अच्छा, जो ये जो समीकरण दिया है इसके यही 2 मूल हो सकते हैं। इन 2 के अतिरिक्त कोई नया और इसका मूल नहीं बन सकता। जितने घात का समीकरण होगा उसके उतने ही अधिकतम मूल होंगे। अधिकतम की बात कर रहा हूं। तो यहां देखिए, ये मैंने जांच भी आपके सामने कर दिया। तो इस तरह से आप जांच भी कर सकते हैं। यहां थोड़ी सी एक बात हम आपको और बताएंगे। कभी कभी बच्चे भ्रमित होते हैं, कभी कभी कुछ लोग पूछ लेते हैं कि यार 0/2 और 2/0 में क्या अंतर है? 0/2 और 2/0 में क्या अंतर है? ये अब आपको थोड़ा समझना है। देखिए, अगर 0 ऊपर रहे और कोई अचर पद अगर नीचे हो, चर या अचर, तो उसकी वैल्यू हमेशा शून्य आती है। तो इसकी वैल्यू शून्य आएगी, ठीक है ना? क्योंकि हम 2 का पहाड़ा 0 बार भी पढ़ सकते हैं। 2 का पहाड़ा अगर आप 0 बार पढ़ोगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन 0 का पहाड़ा आप चाहे जितनी बार पढ़िए, 0 ही बार पढ़ोगे तब भी 2 नहीं आएगा। या 0 का पहाड़ा 5 बार भी पढ़ोगे तब भी 2 नहीं आएगा। 2 बार भी पढ़ोगे तब भी। तो इसको बोलते हैं असंभव। तो इसका जो 2/0 है, इसका उत्तर अपरिभाषित बनता है। ये अपरिभाषित का चिन्ह है, जैसे लेटा हुआ 8, आप समझ सकते हैं। लेटा हुआ 8 ये अपरिभाषित है, मैं ना परिभाषित इति अपरिभाषित, अर्थात जो परिभाषित ना हो, तो ये है अपरिभाषित। तो इस पर आपको कभी अगर ऐसा प्रश्न आए तो इस पर आपको ध्यान देने योग्य बात है ये। तो हम बस आज की वीडियो में इतना ही। कल पुनः हम आप लोगों को इसी प्रश्न संख्या 1 में जो प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 दिए गए हैं, इनके हल को इसी नियम पर, इसी विधि से एक बार और पुनः बताएंगे। धन्यवाद।